हेलो एवरीवन, माय नेम इज अमित तिवारी फ्रॉम tiwari.net और ये है एडवांस एसईओ कोर्स की नेक्स्ट क्लास। आज की क्लास में हम गूगल सर्च कंसोल को ही कंटिन्यू करने जा रहे हैं। ये गूगल सर्च कंसोल की क्लास का थर्ड पार्ट होगा, जिसमें हम गूगल सर्च कंसोल के इंडेक्सिंग कवरेज से आगे वाले पार्ट्स को देखेंगे, जिसमें रिमूवल टूल्स होगा, सेटिंग्स होंगी, क्रॉल बजट, क्रॉल स्टैट्स के बारे में बातें की जाएंगी। अगर अभी तक आपने गूगल सर्च कंसोल की कोई भी क्लास मिस की है या इस कोर्स की कोई भी क्लास मिस की है तो प्लीज स्किप दिस वीडियो, पहले जाकर बाकी सारी क्लासेस को देखें एक एक करके एंड देन इसके बाद इस क्लास पर आएं, इस क्लास को अटेंड करें, तभी आपको पूरा बेनिफिट मिलेगा। हर एक क्लास में इससे पहले के जितने भी क्लासेस हो चुकी है उन सभी को कहीं ना कहीं रेफर किया जाता है। आपको कंफ्यूजन होगा, सारी चीजें समझ में नहीं आएंगी। ऑल्सो अगर आप इस कोर्स का पूरा फायदा उठाना चाहते हैं, अपने क्वेश्चंस को मुझसे लाइव पूछना चाहते हैं, नोट्स चाहते हैं, तो आपको इस चैनल की मेंबरशिप को ज्वाइन करना चाहिए, जो 29 रुपीज पर मंथ की भारी कीमत पर आती है। चैनल के पेज पर जाइए और सब्सक्राइब बटन के साइड में आपको दिखाई देगा ज्वाइन नाम का बटन, इसको ज्वाइन करिए और मुझसे अगली संडे को होने वाली लाइव क्लास में मिलिए। अब हम आ जाते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर और आज की क्लास के टॉपिक को शुरू करते हैं। पिछली क्लास में हमने साइट मैप तक का सेक्शन देख लिया था और अब हम देखेंगे रिमूवल्स टूल को। रिमूवल्स में आपको तीन यहां पर टैब्स दिखाई दे रहे हैं, टेम्परेरी रिमूवल्स, आउटडेटेड कंटेंट, सेफ सर्च फिल्टरिंग। तीनों के बारे में जान लेते हैं। सो रिमूवल्स टूल की जरूरत क्यों पड़ती है? लेट्स से कि आपकी कंपनी में कोई डिसग्रंटल्ड एम्प्लॉय था जिसने आपकी वेबसाइट पर कोई ऐसा रैंडम पेज बना दिया जो हार्मफुल है, जो नहीं होना चाहिए आपकी वेबसाइट पर, और वो गूगल इंडेक्स कर लेता है। नाउ अब आप अपनी वेबसाइट पर जाकर उस पेज को रिमूव कर देते हैं, आप सारे जतन कर लेते हैं, लेकिन फिर भी गूगल सर्च में वो कंटेंट लगातार दिखाया जा रहा है। इस तरह के सिनेरियोज कई बार हो सकते हैं और गूगल सर्च किसी भी तरीके से ऐसा कोई लाइव सपोर्ट नहीं देता जहां पर आप किसी एक पेज को अपनी वेबसाइट से डिलीट करें और गूगल तुरंत ही उसे इंडेक्स से बाहर कर दे। सो ऐसे सिनेरियोज में रिमूवल्स टूल हमारी हेल्प करता है किसी भी एक पर्टिकुलर पेज को गूगल इंडेक्स से इमीडिएटली हटाने के लिए। कितना इमीडिएटली है? अगर आप रिमूवल्स टूल में किसी भी एक पर्टिकुलर यूआरएल को एंटर करते हैं तो वो गूगल सर्च से 2 से 3 घंटे के अंदर ही हटा दिया जाता है। आप अपने गूगल सर्च कंसोल से डालेंगे रिक्वेस्ट और वो 2 से 3 घंटों के अंदर हट जाएगा। ओके, इंडेक्स में नहीं रहेगा। लेकिन यहां पर एक चीज को ध्यान में रखना जरूरी है कि ये टेम्परेरी रिमूवल होता है। नाउ टेम्परेरी रिमूवल का मतलब क्या हुआ? अगर आप किसी यूआरएल को गूगल सर्च इंडेक्स से इस तरह से हटाते हैं रिमूवल्स टूल को यूज करके, तो वो 6 महीने के लिए सिर्फ हटता है, हमेशा के लिए नहीं हटता है। तो क्या इसका मतलब है कि 6 महीने बाद वो पेज वापस आ सकता है? यस, आ सकता है, अगर आपने अपनी वेबसाइट से उसे डिलीट नहीं किया है। तो अगर आप किसी पेज को एब्सोल्युटली कंप्लीटली हटाना चाहते हैं गूगल सर्च से, तो आपको पहले उस पेज को अपनी वेबसाइट से डिलीट करना होगा, हटाना होगा। जब कोई उस यूआरएल को विजिट करे तो 404 स्टेटस कोड आना चाहिए। जैसे अगर मैं यहां पर आ जाऊं और एक यूआरएल विजिट करना चाहूं, google.com/abracadabra, कोई गिली गिली छू नहीं बोलेगा, यहां पर पेज आ जाता है 404। ओके, तो अब ये पेज 404 दिखाई दे रहा है। इसी तरीके से जो भी आपका यूआरएल है जिसे आप रिमूवल्स टूल के जरिए हटाना चाहते हैं, लेट्स से यूआरएल है abc.com, my CEO is bad, इस तरह का कोई मिस्चीवियस पेज किसी ने बना दिया, आप इसे हटाना चाहते हैं। यहां पर इस यूआरएल को जब कोई विजिट करे तो ये यूआरएल 404 देना चाहिए। ओके, इस तरीके से 404 स्टेटस कोड आना चाहिए इस पेज पर। एक बार ये 404 स्टेटस कोड आने लगता है, इसके बाद आप जाएंगे गूगल सर्च कंसोल में और इस यूआरएल को हटाएंगे। कैसे हटाएंगे? न्यू रिक्वेस्ट बटन के ऊपर क्लिक करते हैं, यहां पर हम डालते हैं abc.com/ जो भी यूआरएल था पूरा ही कॉपी कर लेते हैं और यहां पर एंटर कर देते हैं। एंड देन इसके बाद यहां पर आपको 2 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, रिमूव दिस यूआरएल ओनली, रिमूव ऑल यूआरएल्स विद दिस प्रीफिक्स। तो ये अपने आप में पूरा एब्सोल्यूट यूआरएल है, राइट? abc.com/myceoisbad। नाउ मैंने अनजाने में abc.com जरूर टाइप कर दिया, लेकिन abc.com ये अमेरिकन मीडिया कंपनी है, उसी का यूआरएल दिखाई दे रहा है। तो हम इसी एक जो प्रॉपर्टी हमारी, जिस प्रॉपर्टी के ऊपर हम काम करें, nidasstreet.ca, इसी का एग्जांपल ले लेते हैं। तो मैं यहाँ पर आ जाता हूँ और यूआरएल डालता हूँ nidasstreet.ca/unwanted पेज। ठीक है, ये अनवांटेड पेज का एक यूआरएल, एक इमेजिनरी पेज हमने यहाँ पर इमेजिन कर लिया है। इस यूआरएल को देखिए, ओपन करते हैं तो यहाँ पर हमें 404 ही देखने को मिलेगा, बिकॉज पेज है नहीं। ठीक, जब पेज नहीं है यहाँ पर तो ये अपने आप ही जो है वो इस यूआरएल को अब हम हटा सकते हैं, सेफ है। तो यहाँ पर हमने इस यूआरएल को एंटर किया, एंटर करने के बाद रिमूव दिस यूआरएल नाम के इस
ऑप्शन को टिक रहने देते हैं और जैसे ही मैं नेक्स्ट बटन पर क्लिक करूंगा तो हमारा ये वाला यूआरएल जो है इसे गूगल अपने इंडेक्स से हटा देगा। गूगल सर्च इंडेक्स में नहीं दिखाया जाएगा, गूगल सर्च रिजल्ट्स में नहीं दिखाया जाएगा। कब तक के लिए? 6 महीनों के लिए। अब 6 महीनों का मतलब यह है कि 6 महीने बाद जब गूगल इसे वापस इंडेक्स करना चाहेगा, इंडेक्स में लाना चाहेगा, तो आपकी वेबसाइट को विजिट करेगा और जब विजिट करेगा तो उसे दिखाई देगा कि भाई ये अनवांटेड पेज नाम का तो पेज है नहीं, 404 है, तो वो दोबारा सर्च रिजल्ट्स में आएगा ही नहीं, क्योंकि अब वो पेज आपकी वेबसाइट पर भी नहीं है और सर्च इंडेक्स में भी नहीं है। तो ये टेम्परेरी रिमूवल कहा जाता है, लेकिन ये परमानेंट हो जाता है अगर वो पेज आपकी वेबसाइट से हट गया। अगर आपने पेज अपनी वेबसाइट से एक्चुअली में डिलीट नहीं किया है तो 6 महीने बाद वो पेज फिर से आ सकता है। इसीलिए इसे यूज तभी करना है जब वो पेज एक्चुअली में वेबसाइट से हट जाए। दूसरा एक केस और भी हो सकता है, किसी ने आपकी वेबसाइट पर ऐसे बहुत सारे पेज बना दिए, यानी कि जो अनवांटेड पेज है ये कैटेगरी है, इसके अंदर एक पेज 1 है, एक पेज 2 है, एक पेज 3 है, एक पेज 4 है, एक पेज 5, 6, 7, 8, जितने भी पेजेस हैं वो सारे के सारे पेजेस आपकी वेबसाइट पे नहीं होने चाहिए। पैटर्न आपको पता लग गया। तो अब हम इस पैटर्न को कैसे डिलीट करें? हम इस पैटर्न को डिलीट करेंगे सीधे सीधे, ये जो पहले वाला प्रीफिक्स है इसको हमने कॉपी कर लिया, यहां पर हमने पेस्ट कर दिया। अब इसके बाद हम रिमूव ऑल यूआरएल्स विद दिस प्रीफिक्स, इस बटन के ऊपर क्लिक कर देते हैं। ठीक है, तो अब nidhasstreet.ca/unwanted-page /page 1 भी हट जाएगा सर्च इंडेक्स से, पेज 2 भी हट जाएगा, 3 भी हट जाएगा, 4 भी हट जाएगा, 5 भी हट जाएगा, 6 भी हट जाएगा, 7 भी हट जाएगा, 8, 9, 10 सारे हट जाएंगे। ठीक है, सिर्फ आपको एक पैटर्न यहां पर पकड़ाना पड़ेगा और आपका काम हो जाएगा। ना यहाँ पर इस पॉइंट से रिलेटेड कुछ डाउट्स हो सकते हैं, एंड इनफैक्ट जो लाइव डाउट सेशन है उनका सबसे बड़ा फायदा भी यही होता है कि जब 4 स्टूडेंट होते हैं सेशन में तो वो हमेशा कुछ ऐसे यूनिक क्वेश्चन पूछते हैं जो आपको आपकी लर्निंग जर्नी में काफ़ी हेल्प करते हैं। ज़रूरी नहीं है कि एक डाउट आपके दिमाग में जो आया है वो दूसरे स्टूडेंट्स के दिमाग में भी आएगा, तो किसी और के डाउट से आपके भी बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं। एंड जो लाइव डाउट सेशन होता है उसका किसी भी कोर्स में सबसे बड़ा बेनिफिट ही यही होता है। सो इफ़ यू आर स्टिल नॉट द मेंबर ऑफ द चैनल को ज्वाइन करें ताकि आप अगले डाउट सेशन में ना सिर्फ मुझसे सीखें बल्कि अपने बाकी फेलो स्टूडेंट से भी सीखें। नाउ यहाँ पर हम चाहे इस ऑप्शन को यूज करें या इस ऑप्शन को यूज करें, एक बार इस यूआरएल को हमने यहाँ पर एंटर कर दिया एंड देन इसके बाद हम यहाँ पर नेक्स्ट बटन के ऊपर क्लिक कर सकते हैं और यहाँ पर एक कंफर्मेशन मांगा जा रहा है कि भाई ये पेज हम एक्चुअली में हटाने जा रहे हैं 6 महीने के लिए। आर यू श्योर? इफ यू आर श्योर क्लिक ऑन सबमिट रिक्वेस्ट बटन। ठीक है, अब ये सबमिट रिक्वेस्ट बटन पे क्लिक कर दिया, यहां पर दिखाई दे रहा है ये प्रोसेसिंग रिक्वेस्ट है। अगर आप इसे 1-2 घंटे बाद आकर देखोगे तो ये प्रोसेस दिखा देगा, यानी कि गूगल सर्च इंडेक्स से वो पेज हट जाएगा। प्रोसेस तभी दिखाएगा जब वो एक्चुअली में इंडेक्स से हट जाएगा। कभी कभार पेज पहले ही गूगल सर्च इंडेक्स से हटा दिया जाता है, लेकिन यहां पर प्रोसेसिंग रिक्वेस्ट दिखाई देता रहता है। तो जब यहां पर प्रोसेसिंग रिक्वेस्ट हटाकर प्रोसेस दिखाएगा या रिमूव दिखाएगा, मैं राइट नाउ मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है क्या स्टेटस दिखाता है, लेकिन इसका मतलब है कि अब शर्तिया हर कंट्री के सर्च रिजल्ट से वो यूआरएल गूगल ने हटा दिया है। अगर आप इस रिक्वेस्ट को किसी भी टाइम हटाना चाहते हो, मान लीजिए किसी ने बदमाशी में यहाँ पर रिक्वेस्ट डाल दी है, तो हटाने का तरीका ही बड़ा सिंपल सा, यहाँ पर 3 डॉट पर क्लिक करें और कैंसिल रिक्वेस्ट नाम के इस बटन के ऊपर भी क्लिक कर दें, काम हो जाएगा। ठीक है, ये रिक्वेस्ट कैंसिल्ड हो गई। अब यहाँ पर एक और ऑप्शन है जिसके बारे में बात करनी जरूरी है। हम यहाँ पर आ जाते हैं और न्यू रिक्वेस्ट नाम के इस बटन के ऊपर क्लिक करते हैं और यहाँ पर फिर से यूआरएल एंटर कर देते हैं एंड देन यहाँ पर क्लियर स्निपेट वाले इस टैब पर आ जाते हैं। यहाँ पर अगर आप आएंगे तो गूगल जो है वो जो आपके स्निपेट्स दिखाता है, गूगल के सर्च रिजल्ट्स के अंदर रिच रिजल्ट्स दिखाए जाते हैं, जो फीचर स्निपेट्स दिखाए जाते हैं, उन सभी को हटा लेगा। ठीक है, यहाँ से सिर्फ सर्च रिजल्ट से यूआरएल हटाया जाएगा और यहाँ से जो स्निपेट आपके यूआरएल को यूज करके बनाया गया है उसे भी हटा लेगा। दोनों में से जो भी ऑप्शन यूज करना हो उसे आप यूज कर सकते हैं। ना यहाँ पर 2 और ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, आउटडेटेड कंटेंट एंड सेफ सर्च फिल्टरिंग। अगर कोई यूजर गूगल सर्च पर जाकर फीडबैक देता है, कंप्लेन करता है कि nidhasstreet.ca का कोई एक पर्टिकुलर पेज है जिस पर आउटडेटेड कंटेंट पड़ा हुआ है, तो इस तरह के पेजेस के बारे में गूगल आपको बताता है आउटडेटेड कंटेंट नाम की इस टैब में। यहाँ पर दिखाई देगा कौन सा यूआरएल है, किस टाइप की रिक्वेस्ट है, किस टाइप का स्टेटस है। लेकिन ये अधिकतर वेबसाइट्स के लिए ऐसा कोई फीडबैक देता नहीं है। आपको यहाँ पर मे भी आपके कैरियर में कभी भी कोई भी एंट्री नहीं दिखाई देगी, बट फिर भी पहली बार प्रॉपर्टी आपके पास आती, वेबसाइट आपके पास आती है, एक बार चेक कर लेना चाहिए। तीसरा ऑप्शन है सेफ सर्च फिल्टरिंग, यानी कि अगर किसी यूआरएल को, आपकी वेबसाइट के किसी एक यूआरएल को गूगल सेफ सर्च फिल्टर के थ्रू बाहर करता है, यानी कि आपके यूआरएल का जो कंटेंट है उसे फैमिली फ्रेंडली नहीं माना जाता है, उसे
सेंसर कर रहा है गूगल, तो उसके बारे में आपको यहाँ पर पता लग जाएगा ताकि आप उस कंटेंट को एक्चुअली में हटा सकें। नाउ यहाँ पर ऐसा कभी कभार हो जाता है कि कुछ मेडिकल वेबसाइट्स हैं या मेकअप रिलेटेड कोई वेबसाइट्स है, कुछ भी वेबसाइट कोई ऐसी है जिसमें किसी इमेज को किसी ने गलत तरीके से क्लासीफाई कर लिया, उसे गलत तरीके से इंटरप्रेट किया गया, तो यहाँ पर यूआरएल देखने को मिल जाता है। कुछ इंडस्ट्रीज जैसे प्लास्टिक सर्जरी है, कॉस्मेटोलॉजी है, एस्थेटिक्स रिलेटेड है, इनफैक्ट कई बार मेकअप एंड स्पोर्ट्स वेबसाइट में भी ऐसा होता है कि कोई बॉडी पार्ट दिखाई दे रहा होता है गलती से अनजाने में, और वो यहाँ पर गूगल उसे सेफ सर्च फिल्टरिंग में आउट कर देता है, तो वो यूआरएल यहाँ पर आपको दिखाई देगा और आपको उस पेज पर जाकर चेंजेस को करना होता है, रिक्वेस्ट को वैलिडेट करेंगे एंड देन वो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगी। सो ये रिमूवल टूल का एक मोटा सा ओवरव्यू था और इतना ही आपको यूज करने की जरूरत पड़ेगी। कभी रिमूवल टूल में कैश वगैरह से भी हटाने का ऑप्शन हुआ करता था, लेकिन अब गूगल ने कैश ही हटा दिया है, तो अब उस बारे में बात करने की हमें जरूरत नहीं है। सो रिमूवल टूल के साथ हमारा इंडेक्सिंग वाला जो सेक्शन है वो कंप्लीट हो जाता है और हम आते हैं एक्सपीरियंस नाम के सेक्शन के ऊपर। एक्सपीरियंस यानी कि आपके यूजर का एक्सपीरियंस आपकी वेबसाइट के साथ में कैसा है, आपका एक्सपीरियंस गूगल को फर्क नहीं पड़ता हमें SEOs के साथ में। सो कोर वेब वाइटल पहली एंट्री है एक्सपीरियंस सेक्शन में, बट कोर वेब वाइटल है क्या आखिर? कोर वेब वाइटल अपने आप में गूगल का किसी वेबसाइट की परफॉर्मेंस को मेजर करने का एक तरीका है और ये अपने आप में बहुत ही कॉम्प्लेक्स टॉपिक है। कोर वेब वाइटल इज अ प्योर टेक्निकल SEO थिंग जो अपने आप में बहुत ही ज्यादा चैलेंजिंग लग सकती है, और हम लोग कोर वेब वाइटल को कंप्लीटली समझेंगे उसके आने वाले सेक्शन में, जहां पर हम कोर वेब वाइटल के अपने अलग अलग एलिमेंट्स के बारे में बात करेंगे। हम जानेंगे कि आखिर CLS क्या होता है, हम जानेंगे FID क्या होता है, हम जानेंगे LCP क्या होता है, हम जानेंगे INP क्या होता है, राइट? ये सारे के सारे एब्रीविएशंस ऐसा लग रहा है जैसे CIA की बाद की जो सरकारी डिपार्टमेंट्स हैं US के, उनके बारे में बात कर रहे हैं, बट ये सारे के सारे गूगल के ही एक्रोनिम्स हैं जिनके बारे में आप आगे जानेंगे। यानी कि CLS हो गया, क्यूमुलेटिव लेआउट शिफ्ट हो जाएगा, FID फर्स्ट इनपुट डिले हो जाएगा, वगैरह वगैरह। अभी फिलहाल आज की क्लास में हम लोग सिर्फ और सिर्फ जानेंगे कि इस चार्ट को कैसे रीड करना है और इसका क्या मतलब निकालना है। तो कोर वेब वाइटल्स में दो पार्ट दिखाई दे रहे हैं। नंबर 1 मोबाइल, नंबर 2 डेस्कटॉप। यानी कि आपकी वेबसाइट के जितने यूआरएल्स हैं उन यूआरएल्स में से कितने यूआरएल्स अच्छे हैं, अच्छे यानी कि फास्ट हैं, कितने यूआरएल्स जो हैं जिनको इंप्रूवमेंट की जरूरत है, यानी कि वो खराब नहीं है, फेल नहीं कर रहे बट अच्छे भी नहीं है, और कितने यूआरएल्स एब्सोल्युटली फेल कर रहे हैं। सेम चीज मोबाइल और डेस्कटॉप में दोनों में अलग अलग दिखाई दे रही है आपको। नाउ यहां पर कोर वेब वाइटल की इंपॉर्टेंस क्या है? गूगल ने कुछ टाइम पहले, साल डेढ़ साल पहले, वेबसाइट की स्पीड के ऊपर फोकस करना शुरू किया। कर बहुत टाइम से रहे थे, लेकिन उसको इंप्लीमेंट करना, उसको एक रैंकिंग सिग्नल में कन्वर्ट करना, ये गूगल ने थोड़े टाइम पहले शुरू किया। नाउ किसी भी पेज को वो फास्ट है या नहीं है ये मेजर करना अपने आप में बहुत ही मुश्किल है। अगर हम किसी पेज के फास्ट होने को उसके लोड होने के टाइम में मेजर करना शुरू करें तो लोग अपनी वेबसाइट से इमेजेस को हटा देंगे, स्क्रिप्ट्स को हटा देंगे, सिर्फ एक नॉर्मल HTML पेज रखा जो 1 सेकंड के अंदर लोड हो जाएगा। लेकिन इस तरह की वेबसाइट्स हेल्पफुल नहीं होंगी। अगर किसी वेबसाइट की परफॉर्मेंस को इस बेस पर मेजर किया जाए कि उसमें कितने सारी फैसिलिटीज़ हैं, कितने फंक्शंस हैं, कितने सारे अलग अलग टूल्स को उसमें ऐड किया गया है, टेक्नोलॉजीज को ऐड किया गया है, तो वो वेबसाइट लोड बहुत लेट होगी। एंड आजकल के टाइम में सभी के पास टाइम की सबसे ज़्यादा कमी है। भले ही हम लोग IPL देखकर या रील्स में अपना टाइम वेस्ट कर दें, लेकिन जब कोई पेज लोड हो रहा होता है तो लोग उस पेज का बहुत ज़्यादा देर तक वेट नहीं कर सकते हैं। इसीलिए गूगल ने बहुत सारा टाइम, पैसा वगैरह वगैरह रिसोर्सेज खर्च करके इस टेक्नोलॉजी को डेवलप किया, इस मेजरमेंट टेस्ट को डेवलप किया, जहां पर किसी पेज की स्पीड को, उसकी परफॉर्मेंस को मेजर किया जाता है। हो सकता है कोर वेब वाइटल्स वाली क्लासेस में कई जगह पर स्पीड को मेंशन करूं, लेकिन हमेशा मेरा मतलब परफॉर्मेंस ही रहेगा। परफॉर्मेंस कोर वेब वाइटल्स के केस में वो चीज़ है कि एक पेज यूजफुल है और फिर भी कंपैरेटिवली फास्ट लोड हो रहा है। सो अभी हम लोग इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करेंगे, अभी हम लोग सिर्फ देख लेते हैं इस चार्ट को पढ़ना कैसे है और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। सो लेट्स से कि दो वेबसाइट्स हैं, एक URL है abc.com/page1, ठीक है, ये हमारा एक URL है और ये जो है वो कोर वेब वाइटल को पास कर रहा है, यानी कि ये अच्छा URL है, फास्ट है। दूसरी वेबसाइट है example.com/page9, दोनों में सेम कंटेंट है, मतलब ऐसा नहीं कि एकदम कॉपीड कंटेंट है, दोनों में इंफॉर्मेशन सेम है, दोनों का यूज केस सेम है, दोनों में सेम वो है बैकलिंक्स हैं, दोनों डोमेन्स की जो रेपुटेशन है वो सेम है, एब्सोल्युटली सेम। तो इन दोनों पेजेस में से कौन सा पेज ज्यादा रैंक किया जाएगा, किसको गूगल प्रेफरेंस देगा? पास वाले को, abc.com वाले को प्रेफरेंस दिया जाएगा, बिकॉज इसकी परफॉर्मेंस ज्यादा है।
यानी कि जब दो पेज एब्सोल्युटली इक्वल होते हैं बाकी सारी चीजों में, तो फास्ट पेज को इंपॉर्टेंस मिलती है। स्पीड को हमेशा इंपॉर्टेंस क्यों नहीं मिलती है? बिकॉज लेट्स से कल को गूगल ये कह दे कि हम उस पेज को ज्यादा रैंक देंगे जो फास्ट होगा, जो एकदम 1 सेकंड के अंदर लोड होगा, तो हर इंसान अपनी वेबसाइट से इमेजेस वगैरह सबको हटा देगा। तो वो चाहते हैं कि वेबसाइट बोरिंग ना हो लेकिन फिर भी फास्ट रहे। तो जब बाकी सारी चीजें सेम रहती हैं तब गूगल स्पीड को प्रेफरेंस देता है। दिस यूज टू बी अ टाई ब्रेकर। यूज टू बी मैं इसलिए बोल रहा हूं बिकॉज गूगल ने तो कुछ दिनों बाद एक छोटा सा अनाउंसमेंट किया और उन्होंने ये बोला कि अब से क्या है ना कि ये जो पेज एक्सपीरियंस वाली चीज थी, जो कोर वेब वाइटल वाली चीज थी, ये अब से रैंकिंग जो टाई ब्रेकर का काम नहीं करेगा। अब ये क्या करेगा? ये पेज के हेल्पफुल होने को डिसाइड करेगा। यानी कि अगर किसी एक वेबसाइट का, किसी एक वेब पेज का कंटेंट अच्छा है लेकिन उसकी स्पीड कम है, वो लोड ही नहीं हो रहा है, 10 मिनट लग रहे हैं उसको लोड होने में, और ऐसी वेबसाइट भी हैं जहां पर वेबसाइट को पूरी तरह से लोड होने में 10 मिनट लग जाते हैं एक्चुअली में, तो उस पेज को हम हेल्पफुल नहीं मानेंगे, विच इज राइट। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। अगर खजूर के पेड़ में ऊपर फल लगा हुआ, आपके किस काम का है? आप उसे तोड़कर खा नहीं सकते, फल है भी, यूज करनी है। अगर कंटेंट किसी वेबसाइट पर बहुत अच्छा है लेकिन वो वेबसाइट टाइम पर लोड ही नहीं होती है, तो फिर आपके लिए वो हेल्पफुल नहीं है कंटेंट। तो गूगल ऐसी वेबसाइट्स को पनिश करने लगा। सो अब आजकल के टाइम में किसी भी वेबसाइट का कोर वेब वाइटल में पास होना बहुत जरूरी है, राइट? पास होना बहुत जरूरी है। अब इसे पास होने को टेस्ट कैसे किया जाता है? कहां पास हो रहा है? कौन सा है वो टेस्ट जिसमें पेज का पास होना जरूरी है? तो ये टेस्ट आता है पेज स्पीड इनसाइट नाम का। थोड़ा सा हम लोग ऑफ टॉपिक जा रहे हैं, कोर वेब वाइटल के बारे में आपको बाद में पढ़ना चाहिए, लेकिन अगर अभी बेसिक्स नहीं बताऊंगा तो फिर ये कोर वेब वाइटल वाला सेक्शन यहाँ पर अधूरा रह जाएगा। थोड़ा थोड़ा समझ लीजिए, जो लोग नए हैं उनको समझ में आ जाएगा। ये पेज स्पीड इनसाइट्स गूगल का अपना टेस्ट है, जहां पर आप किसी भी वेबसाइट को टेस्ट कर सकते हैं कि वो आखिर इस टेस्ट में, इस कोर वेब वाइटल के टेस्ट में पास हो रही है, फेल हो रही है। तो यहाँ पर हम एंटर कर देते हैं गूगल को, https www.google.com। देखते हैं गूगल अपने ही टेस्ट में, google.com अपने ही टेस्ट में पास हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो ये टेस्ट रन होगा, रन होने के बाद यहां पर दिखाई देगा रिजल्ट। अब ये सबसे पहले दिखाई दे रहा है, यहां पर फेल दिखाई दे रहा है, कोर वेब वाइटल असेसमेंट फेल्ड, यानी कि google.com का अपना खुद का पेज इस टेस्ट में फेल हो गया, विच इज फाइन, ठीक है, चलेगा। गूगल का कंपेटिटर ही कौन है? ओके। इसके बाद नीचे स्कोर यहां पर आपको दिखाई दे रहा है। ओके, इसका मतलब क्या हुआ? ये जो ऊपर का पार्ट दिखाई दे रहा है ना, डिस्कवर व्हाट योर रियल यूजर्स आर फेसिंग, दिस इज कॉल्ड फील्ड डेटा, FIELD आ जाते हैं। कोर वेब वाइटल के जो टेस्ट होता है इसके दो पार्ट होते हैं, एक तो हो गया फील्ड डेटा और दूसरा हो गया लैब डेटा, ठीक है। फील्ड डेटा यानी कि आपकी वेबसाइट को जब लोग नॉर्मली रियल यूजर जब यूज करते हैं तो उनका एक्सपीरियंस कैसा है, क्या उनकी डिवाइस पर आपकी वेबसाइट पास हो रही है या फेल हो रही है, किस टाइप का रिजल्ट मिल रहा है, वो कहा जाएगा फील्ड डेटा, जो यहां पर ऊपर दिखाई देता है। और इसके बाद नीचे जो स्कोर दिखाई दे रहा है, ये स्कोर कहा जाता है लैब डेटा, यानी कि अभी मेरे इस लैपटॉप को यूज करके, मेरे लैपटॉप के परफॉर्मेंस को, मेरे लैपटॉप की रैम को, इसके CPU को, मेरे ब्रॉडबैंड नेटवर्क को यूज करके ये वेबसाइट जब टेस्ट की जाती है तब ये फेल हो रही है, पास हो रही है, दिस इज द लैब टेस्ट। गूगल सर्च कंसोल में जो आपको यहां पर दिखाई दे रहा है गुड URL या बैड URL, ये इस फील्ड डेटा से निकल कर आता है, लैब डेटा से नहीं निकल कर आता है। कुछ वेबसाइट्स हो सकता है कि आपके लैपटॉप पर फास्ट चल रही हो लेकिन आपके यूजर जब उसे यूज कर रहे हैं तो वहां पर आपके कोर वेब वाइटल फेल कर रही हैं आपकी वेबसाइट, और यहां पर आपको इस जगह पर भी फेल ही दिखाई देगा बिकॉज रियल यूजर्स को फेल दिखाई दे रहा है। नाउ आई नो ये अभी बहुत कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, जैसे मैं बार बार कह रहा हूं, अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो कोर वेब वाइटल वाली क्लास के लिए छोड़ दो, बाद में समझ में आ जाएगा। यहां पर अभी सिर्फ इतना समझ लेते हैं कि इस वेबसाइट के जितने भी URL हैं, कितने URL हैं, एक बार इंडेक्सिंग पेज पर चले जाते हैं और देखते हैं 71 इंडेक्स URL हैं। 71 इंडेक्स्ड URLs में से 54 अच्छे हैं, गुड हैं, कोर वेब वाइटल को पास कर रहे हैं। तो फिर बाकी कहां गए? बाकी जो 17 URLs हैं वो कहां गए? यानी कि उन बाकी 17 URLs पर इतना ट्रैफिक नहीं है कि गूगल उनके लिए कोई भी रिपोर्ट जनरेट करे। उन 17 URLs पर एक्चुअली में कोई ट्रैफिक नहीं है गूगल के हिसाब से। तो यहां पर आपको सिर्फ 54 URLs का डेटा दिखाई दे रहा है। जब किसी URL पर गुड इनफ ट्रैफिक होगा उसी का डेटा यहां पर दिखाई देगा, ठीक है।
जीरो यूआरएल्स को इंप्रूवमेंट की जरूरत है और जीरो यूआरएल्स पुअर हैं, तो सब ठीक ठाक है। डेस्कटॉप पर यहाँ पर डेस्कटॉप पर भी दिखाई दे रहा है कि 54 गुड यूआरएल्स हैं, बाकी सारे के सारे ओके हैं, है ही नहीं किसी जगह पर। नाउ यहाँ पर जब किसी वेबसाइट में मोबाइल डिवाइस वाले सेक्शन में बहुत सारे यूआरएल्स गुड की कैटेगरी में नहीं होते हैं, इंप्रूवमेंट या पुअर यूआरएल कैटेगरी में होते हैं, तो इसका मतलब है कि आपकी वेबसाइट इन जनरल फेल कर रही है। बिकॉज जब गूगल आपकी वेबसाइट को इंडेक्स करता है तो मोबाइल वाले गूगल बॉट से इंडेक्स करता है, डेस्कटॉप वाले से इंडेक्स नहीं करता है। ये एक टॉपिक है जो अभी तक हमने स्किप कर दिया कंप्लीटली, जो मैंने नहीं बताया, मेरी गलती है अपनी। बेसिकली क्या है कि जब गूगल बॉट जो बनाया गया था, जब पहली बार गूगल बॉट बनाया गया था तो वो डेस्कटॉप के लिए ही बनाया गया था। उसका जो जिस तरह से वो वेबसाइट्स को देखता था वो डेस्कटॉप वर्जन हुआ करता था। गूगल बॉट डेस्कटॉप स्मार्टफोन दोनों अलग अलग हैं, लेकिन वो आर्किटेक्चर के फ्रंट पे अलग अलग नहीं है। गूगल बॉट किस तरीके से किस डिवाइस को सिमुलेट करके वेबसाइट्स को देखता है, वही सिर्फ डिफरेंस होता है। सो जब गूगल बॉट पहले वेबसाइट्स को देखा करता था तो हमेशा डेस्कटॉप मोड में देखा करता था। ये वेबसाइट है, ये इस तरह से देखी जाती थी डेस्कटॉप मोड में। सो अगर कोई कंटेंट किसी तरीके से डेस्कटॉप में दिखाई दे रहा है, उसी को गूगल कंसीडर करता था हमेशा इंडेक्स करने में। नाउ ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जैसे जैसे लोगों ने स्मार्टफोन में वेबसाइट्स को, इंटरनेट को ब्राउज करना ज्यादा शुरू किया, गूगल बॉट ने भी उसी पैटर्न को फॉलो किया और अब वो वेबसाइट्स को देखता है मोबाइल वाले फॉर्मेट में। सो अगर आपकी वेबसाइट मोबाइल पर फास्ट है तो आपकी वेबसाइट को गूगल जल्दी इंडेक्स करेगा। अगर आपकी वेबसाइट मोबाइल पर किसी कंटेंट को नहीं दिखा पा रही है, किसी भी रीजन की वजह से, टेक्नोलॉजी फेल हो रही है, रिस्पॉन्सिवनेस इशू है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो आपकी वेबसाइट का वो पार्ट इंडेक्स या रैंकिंग में यूज नहीं किया जाएगा। बिकॉज गूगल बॉट आपकी वेबसाइट को देख रहा है मोबाइल डिवाइस से, मोबाइल व्यू से। अब ये अपने आप में प्रॉब्लम क्यों है? बिकॉज जितने भी डिजाइनर है, वेबसाइट डिजाइनर्स हैं, प्रोफेशनल्स हैं, वो हमेशा वेबसाइट को बनाते हैं मोबाइल डिवाइस पर नहीं, डेस्कटॉप पर बनाते हैं। अपने अच्छे से डेस्कटॉप पर, है ना, हैवी डेस्कटॉप पर बढ़िया से 4K मॉनिटर पर वेबसाइट को डिजाइन किया जाता है। डिजाइन करने के बाद उसको टेस्ट किया जाता है, टेस्ट करने के बाद बोलते हैं देखो वेबसाइट ठीक हो गई। लेकिन मोबाइल वाला वर्जन चेक किया कि नहीं चेक किया? इसीलिए हमें सीईओस को सबसे पहले वेबसाइट को जब विजिट करना चाहिए तो मोबाइल डिवाइस पर विजिट करना चाहिए, ताकि आपको पता लगे प्रॉब्लम कहां कहां पर है। सो यहां पर आपको देखना होगा कि आपकी वेबसाइट के कितने यूआरएल्स, क्या मेजॉरिटी ऑफ द यूआरएल गुड वाली कैटेगरी में है या पुअर वाली कैटेगरी में है। अगर पुअर वाली कैटेगरी में है तो इसका मतलब है कि आपकी वेबसाइट सर्च रिजल्ट्स में उतना अच्छा परफॉर्म नहीं करेगी, रैंकिंग में प्रॉब्लम होगा, इंडेक्सिंग में भी प्रॉब्लम हो सकता है, बिकॉज आपके यूआरएल सही परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, फास्ट इनफ नहीं है। गूगल बॉट क्यों आपकी स्लो वेबसाइट पर टाइम लगाएगा? अगर दूसरी वेबसाइट फास्ट कंटेंट प्रोवाइड कर रही है, वहीं पर जाएगा, वहां से इंडेक्स करके वहां पे रैंक कर देगा। करेक्ट? तो हमें यहां पर देखना होता है कि हमारी वेबसाइट के कौन कौन से यूआरएल्स हैं जो खराब दिखाई दे रहे हैं, ताकि हम उन्हें इंडेक्स कर। सो अभी के लिए फिलहाल हम कोर वेब वाइटल में सिर्फ इतनी ही बात करेंगे। आगे आने वाली क्लास में हम देखेंगे कि आखिर कोर वेब वाइटल को कैसे हम टेस्ट करते हैं, कैसे स्टडी करते हैं, उसकी प्रॉब्लम्स को कैसे फिक्स करते हैं। ये सब कोर वेब वाइटल की अपनी खुद की क्लास में होगा। इनफैक्ट मैंने प्लान कर रखा है कि कोर वेब वाइटल पर हम 2 क्लासेस करेंगे, एक जिसमें हम थ्योरी बताएंगे, दूसरा जिसमें प्रॉब्लम को सॉल्व करना बताएंगे। अगर किसी को थ्योरेटिकल नॉलेज चाहिए और डीप डाइव करना है तो वो दोनों क्लासेस को देखेगा, और अगर किसी को सिर्फ फिक्स करना है तो वो सिर्फ एक क्लास को देखे, प्रैक्टिकल क्लास को देखकर अपना काम चला लेगा। बिकॉज इट्स वेरी वेरी टेक्निकल। सभी लोगों को जरूरत नहीं है इसकी सब कुछ जानने की, सिर्फ आप स्टेप्स देखें और अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करें। डेस्कटॉप वाले पार्ट को हम नहीं देखते हैं, बिकॉज 90% वेबसाइट्स के लिए डेस्कटॉप की कोई जरूरत नहीं है। B2B अगर आपकी वेबसाइट है या कोई ऐसी वेबसाइट है जिसमें SaaS प्लेटफॉर्म, जिसमें लोग डेस्कटॉप पर ज़्यादा आते हैं, डेस्कटॉप से आपकी वेबसाइट पर ज़्यादा ट्रैफिक आता है, तो वहाँ पर हम डेस्कटॉप पर फोकस करते हैं, अदरवाइज नहीं फोकस करते हैं। एंड एनीवे जो एक्शनेबल स्टेप्स हैं वो दोनों के सेम है, ठीक है, सिर्फ आपको टेस्ट रिजल्ट अलग से दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो ऑप्शन है, जो नेक्स्ट विंडो है, टैब है, वो है HTTPS। आपकी वेबसाइट पर जो ये SSL सर्टिफिकेट होता है, अगर उससे रिलेटेड किसी खास URL पर इशू आ रहा है तो यहाँ पर दिखाई देता है। ये भी चीज़ डोमेन प्रॉपर्टी के अंदर ज़्यादा यूजफुल होती है। लेट्स से कि आपकी वेबसाइट पर बहुत सारे सेक्शन हैं। सो लेट्स से एक है, हमारी वेबसाइट है www.nidhaztreat.ca। दूसरा हमारा एक ब्लॉग भी है, blog.nidhaztreat.ca। फिर इसके बाद एक सपोर्ट पोर्टल है, support.nidhaztreat.ca। फिर इसके बाद एक CRM पोर्टल है या एक लेट्स से फोरम है, forum.nidhaztreat
.ca आपने अलग अलग सब डोमेन्स बना रखे हैं, उनको अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर अलग अलग एप्लीकेशंस के साथ में बिल्ड कर रखा है। किसी एक फोरम वाले पर जो है कोई HTTPS का इशू आ रहा है, वेबसाइट SSL सर्टिफिकेट पर नहीं ओपन हो रही है, सपोर्ट वाली ओपन हो रही है। तो इस तरह के केसेस में हमको इन एरर्स के बारे में गूगल सर्च कंसोल से ही पता लग जाता है। अगर आपकी वेबसाइट एक ही है तो सारे के सारे अगर एक URL HTTPS पर ओपन हो रहा है तो दूसरा भी हो रहा होगा, यहाँ पर ऐसा कोई इशू नहीं आता। बट जस्ट टेक अ लुक कि कहीं कोई एरर तो नहीं दिखाई दे रहा है। अगर यहाँ पर कुछ एरर दिखाई दे रहा है तो आपको उसे फिक्स करना पड़ेगा। इस प्रॉपर्टी में ऐसा कोई एरर अभी है नहीं, आगे आने वाली एडवांस जब अगेन कोर वेब वाइटल वाली क्लास होगी उसी के साथ में इस सेक्शन को हमेशा कवर करते हैं, तो अब तब आपको दिखाई दे जाएगा ना। इसके बाद यहाँ पर आपको शॉपिंग और एनहांसमेंट वाले दो सेक्शन दिखाई दे रहे हैं। ओके, शॉपिंग सेक्शन में आपको कुछ दिखाई दे रहा है, प्रोडक्ट स्निपेट्स, मर्चेंट लिस्टिंग, मर्चेंट अपॉर्चुनिटीज, और यहाँ पर एनहांसमेंट वाले सेक्शन में भी यहाँ पर रिव्यू स्निपेट्स दिखाई दे रहा है। बट इसके अलावा यहाँ पर लोगो, कंपनी, ऑर्गेनाइजेशन, बहुत सारी चीजें दिखाई दे सकती हैं जिनको अभी हम स्किप कर देंगे। हम इसलिए स्किप करेंगे क्योंकि ये जितने भी यहाँ पर फीचर्स दिखाई दे रहे हैं, जो भी इंफॉर्मेशन आ रही है, ये पेज के कंटेंट से नहीं आ रही है, ये पेज में मौजूद स्कीमा डेटा से आ रहा है। अब स्कीमा डेटा क्या होता है और स्कीमा डेटा आपको कहां लगाना चाहिए, किस टाइप का लगाना चाहिए, कैसे बनाना चाहिए, ये अपने आप में बहुत लंबा टॉपिक होगा जो गूगल सर्च कंसोल की क्लास के अंदर नहीं आता है। इसे हम वेबसाइट के कंटेंट के बाद सीखेंगे। टेक्निकल एसईओ का ये भी पार्ट है, ऑन पेज एसईओ के अंदर आता है, लेकिन अभी हम इसे नहीं जानेंगे। अभी हम शॉपिंग और एनहांसमेंट वाले सेक्शन को कंप्लीटली स्किप कर देते हैं। स्कीमा डेटा पहले सीखेंगे, फिर आके यहाँ पर उस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। इनफैक्ट अगर आपने स्कीमा डेटा सीख लिया तो फिर यहाँ पर कुछ देखने के लिए है ही नहीं, अपने आप ही ऑटोमेटेड चलता रहता है। आ जाते हैं हम सिक्योरिटी एंड मैनुअल एक्शन वाले एरिया में, यानी कि जब भी गूगल आपकी वेबसाइट को उठाकर पटक कर धोएगा तो यहां पर आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी। जब भी गूगल किसी वेबसाइट को पिनलाइज करता है, उसे पनिशमेंट देता है, उसे डी इंडेक्स कर देता है, पूरी की पूरी वेबसाइट को डी इंडेक्स करे या फिर किसी एक पर्टिकुलर पार्ट को या किसी एक पर्टिकुलर पेज को, जब भी ऐसा करेगा तो यहां पर इंफॉर्मेशन मिलेगी। मैनुअल एक्शन वाले इस पार्ट पर आप आएंगे तो यहां पर गूगल आपको दिखाएगा कि इस वेबसाइट के किस यूआरएल को या किस सेक्शन को या किस पार्ट को या पूरी वेबसाइट को उन्होंने डी इंडेक्स किया है या कोई पनिशमेंट दिया है और क्यों दिया है। दोनों ही यहां पर इश्यूज दिखाई देते हैं। जब भी इशू दिखाई देता है तब भी गूगल रिव्यू करने का ऑप्शन भी देता है, लेकिन रिव्यू कराने का जो पूरा प्रोसेस वो अपने आप में बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। अगर मैनुअल एक्शन आपकी वेबसाइट पर आया है तो आपको अपनी वेबसाइट को बहुत क्लोजली ऑडिट करना पड़ता है, और ऑडिट करने के बाद आपको रिव्यू के लिए अप्लाई करना पड़ता है बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह लेकर। बट अभी इन सारी के सारी पूरी प्रोसीजर्स के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन नहीं, तो हमें अनफॉर्चुनेटली इस पार्ट को भी हमें आगे आने वाली जो सबसे लास्ट की एडवांस क्लासेस होंगी उसमें हम कवर कर पाएंगे। सिक्योरिटी इश्यूज में भी सेम थिंग है। अगर आपकी वेबसाइट पर कोई मैलवेयर अटैक हो जाता है, गूगल को लग रहा है कि आपकी वेबसाइट पर कोई वायरस अटैक हो चुका है और आपकी वेबसाइट से यूजर्स को, गूगल सर्च के यूजर्स को कोई नुकसान होने का रिस्क है, तो यहां पर आपको सिक्योरिटी वार्निंग्स मिलती हैं जिनको आप फिक्स करते हैं गूगल के बताने के बाद। बट अगेन, अगर आपकी वेबसाइट पर कोई सिक्योरिटी इशू है और आपको गूगल सर्च कंसोल से पता लग रहा है तो इसका मतलब है कि आप अपनी वेबसाइट पर फोकस नहीं कर रहे हैं। ये चीज आपको पहले से पता होनी चाहिए। यहां पर सिक्योरिटी इशू अगर गूगल सर्च कंसोल में दिखाई दिया तो इसका मतलब है आप रैंकिंग, बिजनेस, रेपुटेशन, सभी चीजों का लॉस ऑलरेडी कर चुके हैं। सो वेबसाइट को हमेशा क्लीन रखना होगा। नाउ इसके बाद यहां पर लिंक्स का सेक्शन आता है और सेटिंग्स का सेक्शन आता है। हम लोग आएंगे सेटिंग वाले सेक्शन में, लिंक वाले सेक्शन पर नहीं आएंगे। सेटिंग्स बटन के ऊपर क्लिक कर देते हैं। यहां पर सेटिंग सेक्शन में आपको बहुत सारे ऑप्शन दिखाई देंगे, एक एक करके इन्हें देखते हैं। सबसे पहले आ जाता है हमारे पास robots.txt वाला, ये क्रॉलिंग वाला सेक्शन आ जाता है। देखिए, अभी हमने साइट मैप वाले सेक्शन में साइट मैप फाइल देखी थी, अब दूसरी इंपॉर्टेंट फाइल आप देखने जा रहे हैं जो है robots.txt। robots.txt बहुत ही इंपॉर्टेंट फाइल है। ये एक ऐसी फाइल है जो ये डिसाइड करती है कि गूगल बॉट या दूसरे जितने भी रेप्यूटेड सर्च इंजन्स के बॉट हैं वो आपकी वेबसाइट के कौन से पार्ट को जाकर विजिट करेंगे और कौन से पार्ट को जाकर विजिट नहीं करेंगे। ध्यान रखिएगा, मैं बोल रहा हूं कौन से पार्ट को विजिट करेंगे, कौन से पार्ट को विजिट नहीं करेंगे। मैंने इंडेक्स नहीं बोला है। जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक सारी क्लासेस 1 by 1 लिए हैं उन्हें पता है कि हमने 5 स्टेप्स के बारे में बात की थी सर्च इंजन्स के। नंबर 1 है डिस्कवरी, नंबर 2 है क्रॉलिंग, नंबर 3 है रेंडरिंग, नंबर 4 है इंडेक्सिंग और नंबर 5 है रैंकिंग। यहां पर हम नंबर 2 स्टेप के बारे में बात कर रहे हैं जो है क्रॉलिंग, यानी कि robots.txt के जरिए आप क्रॉलिंग को कंट्रोल करते हो, इंडेक्सिंग को कंट्रोल नहीं करते हो। सो अपने दिमाग से robots.txt और इंडेक्सिंग दोनों को हटा दें, ये सिर्फ क्रॉलिंग को कंट्रोल करने का एक टूल है। अब robots.txt का ऑप्शन यहां पर दिखाई दे रहा है, इस रिपोर्ट, ओपन रिपोर्ट नाम के बटन को क्लिक कर देते हैं। ये एक
कंपैरेटिवली नया ऑप्शन है। पहले गूगल सर्च यूज करता था, robots.txt को हमेशा से यूज कर रहा है, लेकिन robots.txt का कोई इंक्लूजन, कोई भी टूल, कोई भी डायग्नोस्टिक टूल सर्च कंसोल के अंदर नहीं होता था। अभी 1 साल के अंदर ही गूगल ने इसे ऐड किया है। इट्स अ गुड थिंग, इट्स अ गुड ऑप्शन। यहां पर आप आते हैं तो आपको आपकी वेबसाइट की robots.txt फाइल्स दिखाई देती हैं। हर एक वेबसाइट जो इंटरनेट पर है उसके पास एक robots.txt फाइल है। ऐसा ना होना एसईओ के लिए नुकसानदेह नहीं है। अगर किसी वेबसाइट पर robots.txt फाइल नहीं है तो कोई नुकसान की बात नहीं है, कोई नुकसान नहीं होगा। बस ये है कि गूगल बॉट आपकी वेबसाइट के हर एक पेज, हर एक डायरेक्टरी, हर एक यूआरएल को विजिट कर सकता है। आप किसी भी वेबसाइट के लिए मना नहीं कर रहे। एक बार हम आ जाते हैं और किसी भी वेबसाइट का यूआरएल उठा लेते हैं। लेट्स से paytm.com/robots.txt। ये पेटीएम की robots.txt हो गई। एक बार मैंने वीडियो किया था कुछ 2-3 साल पहले और पेटीएम का मजाक बनाया था कि पेटीएम के उस टाइम पेटीएम की जो robots.txt फाइल थी उसमें 4311 लाइन्स हुआ करती थी। लगता है किसी ने वीडियो देख लिया है और अभी robots.txt बहुत छोटी हो चुकी है। ओके, चलिए इसके अलावा अगर मैं पेटीएम के अलावा लेट्स से amazon.com पर जाता हूँ, उसकी robots.txt का यूआरएल टाइप कर देता हूँ, यहाँ पर आ जाएगा amazon.com का robots.txt आ जाएगा। आप वॉलमार्ट की वेबसाइट पर जाएं या फ्लिपकार्ट की वेबसाइट पर जाएं या गूगल की वेबसाइट पर, किसी भी वेबसाइट पर जाएं, उसके होम पेज के यूआरएल के आगे सिर्फ आपको /robots.txt लगाना है, आपको robots.txt फाइल मिल जाएगी। यानी कि एक पब्लिक फाइल है, हर एक वेबसाइट पर इसी एक एड्रेस पर होती है। अगर आप चाहते हो कि गूगल या कोई भी सर्च इंजन आपकी वेबसाइट की robots.txt फाइल को यूज करे तो वो इसी स्टेज पर होनी चाहिए, इसी एक ही एड्रेस पर होनी चाहिए, /robots.txt, robots.txt टेक्स्ट फाइल है ये, जिसमें हम इंस्ट्रक्शन को इस तरीके से सिंपल लैंग्वेज में देते हैं। थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा लेकिन ये है बहुत ही सिंपल लैंग्वेज। पहला के यूजर एजेंट, गूगल बॉट का, गूगल बॉट क्या है? गूगल बॉट है गूगल का एक क्रॉलर, उसका यूजर एजेंट क्या है? गूगल बॉट। बिंग का बिंग बॉट हो जाएगा, गूगल के ही अपने बहुत सारे अलग अलग टाइप के बॉट्स हैं। तो जब यूजर एजेंट लिखा यानी कि किस किस बॉट के लिए ये नीचे वाला इंस्ट्रक्शन है, यूजर एजेंट, आगे लिखा लग गया स्टार मतलब एवरीथिंग। स्टार यहां पर कहा जाता है वाइल्ड कार्ड। वाइल्ड कार्ड मतलब ये रूल सभी तरह के बॉट के लिए अप्लाई होता है। यहां पर लिख दिया डिसअलाउ ब्लॉक, मतलब ये ब्लॉक, ये वाला जो सेक्शन है ये डिसअलाउ है, ये भी डिसअलाउ है, ये भी डिसअलाउ कर रखा है, ये भी डिसअलाउ कर रखा है। ये सारे के सारे यूआरएल जो है डिसअलाउ है, यानी कि यहां पर इस ब्लॉक वाले यूआरएल के अंदर कोई भी नहीं जा सकता। यानी कि अगर कोई गूगल का बॉट paytm.com/ इसे कॉपी कर लेता हूं, paytm.com/blog/wp-login वाले यूआरएल पर अगर गूगल बॉट जाना चाहे तो नहीं जा सकता है। कोई लिंक देगा तो भी नहीं जा सकता है, क्योंकि यहां पर हमने डिसअलाउ कर रखा है, नहीं जाना तुमको वहां। ठीक है, तो हमने कंट्रोल कर लिया कि अब गूगल बॉट इस यूआरएल पर नहीं जा सकता है। अगर यहां पर /blog लिखा होता, सिर्फ डिसअलाउ रूल में सिर्फ /blog/ लिखा होता तो paytm.com/blog/page1 पर भी नहीं जा पाता, /page2 पर भी नहीं जाता, /page3, 4, 5, 6 कोई भी यूआरएल का पार्ट जो है उसको नहीं विजिट कर सकता गूगल बॉट, क्योंकि उसमें /blog/ लिखा हुआ है, किसी भी पार्ट में आ जाए। ये robots.txt का अपना खुद का फंक्शन होता है, यूज होता है। हम गूगल बॉट को बता सकते हैं कि किस पार्ट को विजिट करना है, किस पार्ट को विजिट नहीं करना है। बेसिकली हम सिर्फ इतना ही बताते हैं कि किस पार्ट को विजिट करना है, बेसिकली हम सिर्फ इतना ही बताते हैं कि किस पार्ट को नहीं विजिट करना है। बिकॉज जिसको आप डिसअलाउ कर देते हो, जिसके लिए आप मना कर देते हो, उसको छोड़ के बाकी सबको तो ऑटोमेटिकली वैसे भी विजिट कर ही रहा है गूगल बॉट। ठीक है, तो यहां पर हम डिसअलाउ वाले सारे रूल्स रखते हैं। यहां पर जैसे लिख रखा है कि यूजर एजेंट एड्स बॉट, यानी जो यूजर एजेंट है, जो गूगल का मोबाइल एप्स के लिए एड्स बॉट है, उसको सारे पेज अलाउड है। तो गूगल मोबाइल एप्स का जो एड्स बॉट है वो सारे के सारे पेजेस को देख सकता है, और जो बाकी सारे यूजर एजेंट है, बाकी सारे बॉट्स हैं, चाहे वो बिंग का हो, ओपन एआई का हो, क्लॉड का हो, गूगल का अपना खुद का हो सर्च इंजन बॉट, वो उसके लिए जो है ये सारे के सारे यूआरएल्स अपने आप में डिसअलाउड है, यहां पर जाकर विजिट नहीं कर सकता। दैट्स इट।
सो robots.txt में वैसे अभी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपके साथ में शेयर करनी ज़रूरी है, आपको बतानी ज़रूरी है, इसे फॉर्मेट करके अपलोड कैसे करते हैं वगैरह वगैरह। बट अभी इन सारी चीज़ों के ऊपर हम अगेन नहीं जाएंगे। robots.txt के ऊपर भी साइट मैप की तरह ही एक और स्पेसिफिक क्लास होगी जिसमें हम robots.txt को स्क्रैच से बनाना और उसे कैसे नेविगेट करते हैं, कैसे उसे यूज़ करते हैं, सबके बारे में बात होगी। अभी हम ये देखेंगे कि गूगल सर्च कंसोल में robots.txt के इस ऑप्शन को कैसे यूज़ करते हैं। अभी यहाँ पर इस डोमेन के लिए अलग अलग URLs पर ये robots.txt फाइल्स मिल रही हैं। नाउ यहाँ पर आप देख सकते हैं ये अलग अलग वर्जन है, HTTP, HTTPS, HTTP www, HTTPS www। इसका मतलब क्या हुआ, गूगल के लिए चारों URL पैटर्न अलग अलग हैं। कहने को ये एक ही है लेकिन गूगल के लिए ये अलग अलग हैं। ये बात आपको हमेशा याद रखनी है पूरे थ्रू आउट कोर्स में और अपनी पूरी लाइफ में जब तक आप SEO में काम कर रहे हैं कि URL का अलग अलग वर्जन गूगल कंप्लीटली डिफरेंट प्रॉपर्टी की तरह ट्रीट करता है, एक जैसा नहीं मानना है। तो यहाँ पर इस इशू को मुझे आपको दिखाना था, इसीलिए मैंने इस डोमेन को सिलेक्ट किया है। बट आपके अपने डोमेन में ये सिर्फ एक ही फाइल दिखाई देनी चाहिए, HTTPS। अब वो www के साथ में या बिना www के है वो चलेगा। अब ये अगर चार एक साथ दिखाई दे रहे हैं तो ये कैसे सॉल्व किया जाए, ये जब हम वर्डप्रेस को सेटअप करने वाली क्लास में आएंगे तब हम देखेंगे। बिकॉज ये सिंपल सा रीडायरेक्ट रूल है जो आपको अपनी htaccess फाइल में करना होगा और अपने आप ही ये सारा का सारा जो इशू है वो सॉर्ट आउट हो जाएगा। नाउ अब आपको तीन वर्ड मिल गए, sitemap.xml, robots.txt और htaccess फाइल। ये तीनों ही फाइल्स जो हैं वो ऑलमोस्ट हर वेबसाइट में होती हैं जहां पर इन्हें यूज करते हैं अलग अलग कामों के लिए। तीनों की अलग अलग क्लास होगी, डोंट वरी। सो फिलहाल मैं एग्जाम्पल के लिए सिर्फ एक साइट मैप वाले इस URL को भी पकड़ लेता हूँ, HTTPS nidhasstreet.ca, इसके बाद स्लैश है robots.txt। सो ये पहली बार कब चेक की गई थी, 1 जनवरी 2025। गूगल वो US वाला फॉर्मेट यहाँ पर यूज कर रहा है, 1/9/2025, 9 जनवरी नहीं है। 1:10 PM पे गूगल बॉट ने इसे एक्सेस किया था, फेच कर लिया था, सक्सेसफुल रहा था। एंड देन इसके बाद 24 बाइट का robots.txt का साइज है। कोई इशू होता तो यहाँ पर दिखाई देता, नहीं दिखाई दे रहा मतलब कोई इशू नहीं है। तीन डॉट के ऊपर क्लिक करते हैं, यहाँ पर रिक्वेस्ट रिक्रॉल का ऑप्शन है, यानी कि लेट्स से आपने अपनी robots.txt में कोई चेंज किया है, आप चाहते हैं कि गूगल उसे इमीडिएटली तुरंत ही क्रॉल करके उसके चेंजेस को नोटिस कर ले, तो यहाँ पर रिक्वेस्ट रिक्रॉल कर सकते हैं, बार बार करने की जरूरत नहीं होती है। आई नो बहुत सारे SEOs यहाँ पर सोच रहे होंगे कि काश साइट मैप के साथ भी वैसा ही ऑप्शन होता है, नहीं है, उससे उनका काम बढ़ेगा, यहाँ पर उनकी सरदर्दी कम हो जाएगी। तो रिक्वेस्ट रिकॉल कर सकते हैं, बट ठीक है। यहाँ पर क्लिक कर देते हैं एक बार। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करते हैं आपको robots.txt का प्रीव्यू मिल जाएगा, यानी कि उसके अंदर क्या क्या लिखा हुआ है। अब यहाँ पर डिसअलाउ कुछ भी नहीं किया है हमने, और जो यूजर एजेंट है वो भी सब कुछ, मतलब बेसिकली इट्स एन ओपन एम्प्टी। सो बेसिकली इट्स एन एम्प्टी robots.txt, कोई रूल नहीं है, हो ना हो। एंड ये SEO के पॉइंट ऑफ व्यू से कंप्लीटली ठीक है, ओके, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर एक वर्जन्स करके भी एक टैब दिखाई दे रहा है, इस पर अगर हम क्लिक करते हैं तो आपको अपनी robots.txt के पिछले वर्जन्स मिल जाएंगे, लेट्स से। और ये बहुत यूजफुल हो जाता है, लेट्स से कि आपके किसी एक स्टाफ ने, कलीग ने, एम्प्लॉय ने गलती से robots.txt में कोई चेंज कर दिया, आपको पता लग जाएगा पहले क्या हुआ करता था और अब क्या है। ये वर्जन्स आपको यहाँ पर लिस्ट की तरह दिखाई दे रहे होंगे, जिस भी वर्जन के ऊपर आप क्लिक करेंगे आपको वो वर्जन ओपन दिखाई दे जाएगा। आप वापस उसे रीस्टोर कर सकते हैं, सीख सकते हैं, जैसा भी है, एटलीस्ट आपको पता लग जाता है कि पहले वाला वर्जन कैसा था। robots.txt के ऊपर हमारे कुछ वीडियोस हैं, इन्हें आप देख सकते हैं, लिंक आपको हम ऊपर टॉप राइट कॉर्नर में दिखाई देंगे। अब ये पुराने वीडियोस हैं थोड़े से, बट फिर भी एप्लीकेबल हैं, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। और अगर आप ऑलरेडी SEO प्रोफेशनल्स हैं, आपको बेसिक की जरूरत नहीं है, तो आप इन वीडियोस को जाकर robots.txt के बारे में कुछ एडवांस चीजें अभी तुरंत ही सीख सकते हैं। यहाँ पर robots.txt के इस ऑप्शन को जब गूगल ने पहली बार लॉन्च किया था तो हमने एक डिटेल्ड वीडियो किया था जिसमें इन सारे फीचर्स को बहुत ही डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है। लेकिन अभी राइट नाउ आपको उनकी जरूरत नहीं है, सिर्फ इतना ही जानना जरूरी है कि यहाँ पर आप robots.txt फाइल को देख सकते हैं कि उसको गूगल किस तरीके से देख रहा है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि कहीं पर भी robots.txt फाइल को सबमिट करने का ऑप्शन नहीं है, और वो इसलिए नहीं है क्योंकि robots.txt की एक ही लोकेशन होती है, साइट मैप की लोकेशन अलग हो सकती है। आप किसी भी एक पर्टिकुलर वेबसाइट में साइट मैप का URL इस तरह भी बना सकते हो। फॉर एग्जांपल nidhasstreet.ca है, यहाँ पर आप sitemap.xml यूज कर सकते हैं। दूसरे डोमेन में आने के बाद आप साइट मैप, इसके बाद sitemap1.xml यूज कर सकते हैं। यहाँ पर आप इंटरनल फोल्डर बनाकर उसके अंदर भी my sitemap
.xml यूज कर सकते हैं। तो साइट मैप में अलग अलग तरीके के फाइल के नेम को यूज किया जा सकता है, फोल्डर के नेम को यूज किया जा सकता है, सब कुछ चल सकता है, ये एक्सेप्टेड होगा। लेकिन इन केस ऑफ robots.txt सिर्फ एक ही फंडा है, robots.txt, दूसरे में भी robots.txt, तीसरे में भी robots.txt। ना तो आप नाम चेंज कर सकते हैं, ना आप लोकेशन चेंज कर सकते हैं। सो अगर आपकी वेबसाइट पर robots.txt फाइल है तो वो अपने आप वहां पर दिखाई देगी, गूगल उसे नोटिस करेगा, आपको सर्च कंसोल में दिखाएगा। नहीं है या कोई प्रॉब्लम है तो वो भी आपको यहीं पर दिख जाएगा। लेकिन सबमिट करने जैसा कुछ भी नहीं है, बिकॉज वो एक ही लोकेशन पर सदा सर्वदा एक ही जगह पर पाई जाती है। तो ये तो था robots.txt वाला सेक्शन। इसके बाद हम आ जाते हैं एक और इंपॉर्टेंट सेक्शन की तरफ, जो है क्रॉल स्टैट्स। क्रॉल स्टैट्स के ऊपर आते हैं, यहां पर हम क्लिक कर देते हैं, ओपन रिपोर्ट होगी। अब ये जो क्रॉल स्टैट्स है, ये आपको बहुत सारी चीजें बताए। क्रॉल स्टैट्स का मतलब हुआ कि गूगल बॉट आपकी वेबसाइट को किस तरीके से क्रॉल कर रहा है, उसको क्या क्या प्रॉब्लम फेस करने को मिल रही है, कितनी बार क्रॉल कर रहा है, कितना डेटा कंज्यूम कर रहा है, क्या स्पीड है, ये सारी चीजें आपको पता लगती हैं क्रॉल स्टैट्स रिपोर्ट में। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है। वेबसाइट पर जितनी भी कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं उनको सॉल्व करने के लिए जब हम अपना बोरिया बिस्तरा उठाते हैं तो क्रॉल स्टैट्स वो पहली रिपोर्ट होती है, इसके ऊपर हम आकर अपना सामान टिकाते हैं। यहीं से हम शुरू करते हैं अपना एनालिसिस। यहां पर सबसे पहले आपको देखना होगा कि ये जो रिपोर्ट है वो पिछले 3 महीने की है। ना तो आप इसे कम कर सकते हैं, ना आप इसे ज्यादा कर सकते हैं, 3 महीने की ही रिपोर्ट मिलेगी। और यहां पर 3 महीने में इस वेबसाइट को गूगल बॉट ने कितनी बार क्रॉल करने की कोशिश की है? 10.5 थाउजेंड टाइम, 10,500 बार, 10,500 बार गूगल बॉट ने इस वेबसाइट को क्रॉल करने की रिक्वेस्ट की है, किसी भी यूआरएल को। ठीक है, टोटल क्रॉल रिक्वेस्ट। ये वेब पेज की भी हो सकती हैं, इमेजेस की हो सकती हैं। जितनी बार भी गूगल बॉट ने आपके सर्वर पर कोई भी एक फाइल, कोई भी एक यूआरएल एक्सेस करने की रिक्वेस्ट की, वो यहां पर दिखाई दे जाएंगी। इन 10.5 थाउजेंड टाइम्स में कितना डेटा डाउनलोड किया गया बाइट्स में? दैट इज 190 मिलियन। एंड देन एवरेज रिस्पांस टाइम क्या रहा है? यानी कि जब गूगल बॉट आपकी वेबसाइट को एक्सेस करने की कोशिश करता है तो कितने टाइम में आपका सर्वर रिस्पांस देना शुरू कर देता है। यानी कि एक हुआ आपके सर्वर को रिक्वेस्ट करने की कोशिश करना, ये रहा गूगल बॉट और ये रहा वेबसाइट का सर्वर। गूगल बॉट से रिक्वेस्ट आती है सर्वर के पास, इसके बाद सर्वर यहां से रिस्पॉन्ड करना शुरू करता है। ये जो रिक्वेस्ट भेजना है और रिक्वेस्ट का रिप्लाई आना है, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना टाइम ले रहा है। मैं आपसे कोई क्वेश्चन पूछता हूं, आप थोड़ी देर सोच रहे हो, रिस्पॉन्स करने में टाइम ले रहे हो। मैं आपसे पूछो कैनोनिकल कितने टाइप के होते हैं, अगर आप सोचने में 2 मिनट का टाइम ले रहे हो तो आपका रिस्पॉन्स टाइम क्या हो गया? 2 सेकेंड नहीं, 2000 मिली सेकेंड्स। यही यहां पर आपको बताना चाहता था। एवरेज रिस्पॉन्स टाइम मिली सेकेंड्स में मेजर किया जाता है। तो 152 मिली सेकेंड्स मतलब 0.152 सेकेंड्स। तो अगर ये एवरेज रिस्पांस टाइम ज्यादा है तो यानी कि गूगल बॉट को आपकी वेबसाइट स्लो फील होगी। ये भी कोर वेब वाइटल में काउंट कर लिया जाता है। एवरेज रिस्पांस टाइम गूगल के अपने खुद के एक्सपीरियंस, वर्ल्ड वाइड एक्सपीरियंस के हिसाब से अगर आप जाना चाहते हैं तो 200 मिली सेकेंड से कम होना चाहिए आपकी वेबसाइट का एवरेज रिस्पांस टाइम। वर्ल्ड वाइड बोल रहा हूं क्योंकि इंडिया में नॉर्मली जितनी भी इंडिया स्पेसिफिक होस्टिंग है उन सब का एवरेज रिस्पांस टाइम कम है अनफॉर्चुनेटली। ओके, बहुत बड़े बड़े ब्रांड हैं जिनकी वेबसाइट का एवरेज रिस्पांस टाइम 500 से 1000 के बीच में झूल रहा है। अगर 1000 मिली सेकेंड से ज्यादा है आपका एवरेज रिस्पांस टाइम तो कोर वेब वाइटल वेबसाइट को फास्ट करने की जुगाड़, ट्यूटोरियल, प्लगइन कुछ मत देखो, सबसे पहले होस्टिंग को अपग्रेड करो। 1000 मिली सेकेंड से ऊपर का एवरेज रिस्पांस टाइम डेडली है, वो वेबसाइट को कभी भी अच्छा परफॉर्म नहीं करने देगा, ना इंडेक्सिंग में, ना क्रॉलिंग में, ना रैंकिंग में। तो 1000 मिली सेकेंड से नीचे रहना है। बट अगर आप बेस्ट करना चाहते हो, अगर आप चाहते हो गूगल बॉट आपकी वेबसाइट को प्यार दे, बार बार इंडेक्स करे, बार बार क्रॉल करे, तो 200 मिली सेकेंड से नीचे रहना चाहिए। यहाँ पर ये गोडैडी के किसी एक प्लान को यूज कर रहे हैं आई गेस, तो इसीलिए एवरेज रिस्पांस टाइम कम है। बट 200 से 500 एवरेज है, ओके है। 500 से ऊपर मत जाओ, और 10 अगर 1000 से ऊपर है तो कंप्लीटली होस्टिंग को तुरंत ही चेंज कर डालो। ठीक है, सो यहाँ पर क्रॉल रिक्वेस्ट, एवरेज रिस्पांस टाइम, इस तरह से आप डिप डॉप करके देख सकते हो। मोस्टली आप देखेंगे
कि ये इनका रिलेशन ऑपोजिट होता है। जब एवरेज रिस्पांस टाइम ज्यादा हो जाता है तो क्रॉलिंग कम हो जाती है, और जब एवरेज रिस्पांस टाइम कम हो जाता है तो क्रॉलिंग ज्यादा हो जाती है। यानी कि अगर आपका होस्ट, आपकी होस्टिंग कंपनी फास्ट होगी तो क्रॉलिंग ज्यादा होगी, स्लो होगी तो क्रॉलिंग कम होगी। इट मेक सेंस, गूगल बॉट इसी तरह से अपने आप को ऑप्टिमाइज करता है। आई ऑलमोस्ट नेवर चेक ये द टोटल डाउनलोड साइज। बहुत स्पेसिफिक, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड केसेस होते हैं जहां पर मुझे इस बीच वाले टॉगल को कभी क्लिक करना पड़ता है, तो इसीलिए मैं भी क्लिक करके आपको नहीं दिखा दे रहा हूं। अभी राइट नाउ इस कोर्स के स्कोप से बाहर है कंप्लीटली। बट ये दिस इज साइज, बेसिकली दिस जस्ट टेल्स अस कि हमारी वेबसाइट जो ये क्रॉल रिक्वेस्ट आ रही है इसमें किस तरह की यूआरएल को क्रॉल किया जा रहा है या कितना डेटा कंज्यूम कर रहा है। फिर हम उसे पेज के साइज के साथ में या एसेट के साइज के साथ में कंपेयर करते हैं, देन वी डू द मैथमेटिक्स। बट अभी राइट नाउ के लिए जरूरत नहीं है आपको। यहां पर आ जाते हैं नीचे और आप देखेंगे ये एक होस्ट वाला सेक्शन दिखाई दे रहा है। होस्ट वाला सेक्शन इसलिए दिखाई दे रहा है बिकॉज ये डोमेन प्रॉपर्टी है। अगर मैं यूआरएल प्रीफिक्स प्रॉपर्टी में आ जाता हूं तो होस्ट वाला सेक्शन गायब हो जाएगा। इसलिए गायब हो जाएगा बिकॉज अब एक ही जो डोमेन है उसी के लिए सिर्फ यहां पर ये डेटा आना है, यहां पर गायब हो गया, राइट। अब ये होस्ट स्टेटस दिखा रहा है, उसको भी दिखा देते हैं क्या है। होस्ट मतलब कि जितने भी सब डोमेन या यूआरएल प्रीफिक्स प्रॉपर्टी किसी एक डोमेन के अंदर है उन्हें होस्ट बोल दिया जाता है। अब इस होस्ट का स्टेटस क्या है, मैं एक बार वापस आ जाता हूं डोमेन प्रॉपर्टी में ताकि कंफ्यूजन ना रहे। होस्ट में आने के बाद अगर मैंने इस होस्ट को क्लिक कर दिया तो यहां पर अब हमें होस्ट स्टेटस दिखाई दे रहा है। यानी कि इस प्रॉपर्टी https nidhastreet.ca, ये जो हमारा होस्ट है, इस होस्ट का स्टेटस क्या है, यानी कि ये चल रही है होस्टिंग कंपनी, नहीं चल रही है, क्या हो रहा है। इसके ऊपर अगर हम क्लिक करेंगे तो 3 हमें रिजल्ट्स मिलेंगे। नंबर 1 robots.txt fetch। अगर इसके ऊपर हम क्लिक कर देते हैं तो यहां पर ये 3 महीने का अगेन ये ग्राफ मिलेगा। यानी कि अगर ऐसा होता है किसी खास टाइम में, पिछले 3 महीनों कभी ऐसा हुआ है कि गूगल बॉट ने आपकी robots.txt को फेच करने की कोशिश की, उसको विजिट करने की कोशिश की और होस्ट ने नहीं दी, होस्ट वो फाइल नहीं दे पाया, होस्टिंग कंपनी डाउन थी, तो यहां पर वो एरर स्पाइक की तरह दिखाई देगा। देखो यहां पर भी 0% है एकदम, ऑलमोस्ट ऑलवेज कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। डीएनएस रेजोल्यूशन, यानी कि डीएनएस को रिजॉल्व करने में अगर कहीं कोई प्रॉब्लम हुई, जहां पर आपका डोमेन रजिस्ट्रार काम कर रहा है, यानी कि जहां पर आपका डोमेन रजिस्टर्ड है, जहां से आपके डीएनएस रिकॉर्ड्स रिजॉल्व किए जा रहे हैं, अगर वो सर्विस कहीं प्रॉब्लम क्रिएट करती तो यहां पर पता लग जाता। या फिर अगर इस वेबसाइट का सर्वर कहीं फेल कर रहा होता किसी एक खास टाइम पर, जब यूजर वेबसाइट को विजिट करना चाहता है, सर्वर ही डाउन है, सर्वर फाइल दे ही नहीं रहा, वेबसाइट को नहीं ओपन करने दे रहा है, तो यहां पर पता लग जाता। इन तीनों से हम यह पता लगाते हैं कि जब आप टेक्निकल चैलेंजेस सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, मे बी आपको लग रहा है कि आपकी वेबसाइट के साथ प्रॉब्लम है, लेकिन आपकी होस्टिंग कंपनी है जो बार बार फेल हो रही है, जिसकी वजह से आपकी वेबसाइट इंडेक्स नहीं हो पा रही, रैंक नहीं हो पा रही है, तो ये चीज़ यहाँ से पता लगती है। हमेशा अगर किसी आप चैलेंज को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं गूगल सर्च कंसोल के अंदर, आकर यहाँ देखिए कि कहीं आपकी होस्टिंग तो नहीं फेल हो रही है। अगर robots.txt फेच नहीं हो पा रही है, या फिर होस्ट के सर्वर कनेक्टिविटी में इशू है, या फिर डीएनएस रेजोल्यूशन में इशू है, अपनी होस्टिंग कंपनी से बात करो, उनको स्क्रीनशॉट दो और बोलो कि ये होस्टिंग कंपनी क्यों डक कर रही है, जब आपने पैसे लिए हैं तो सर्विस क्यों नहीं दे रहे हो। अगर वो सॉल्व नहीं कर सकते हैं तो आपको होस्टिंग कंपनी चेंज करने की जरूरत है। ओके, इसके बाद नीचे है यहाँ पर कुछ क्रॉल रिक्वेस्ट का ब्रेकडाउन है। ब्रेकडाउन का मतलब यह है कि यहां पर आपको ओके 304 404 ये एरर्स दिखाई दे रही हैं। जब भी गूगल बॉट आपके किसी यूआरएल को, आपकी वेबसाइट किसी यूआरएल को विजिट करने की कोशिश करता है, स्टेटस कोड क्या मिलता है, हमने स्टेटस कोड के बारे में बात की थी अभी थोड़ी देर पहले। अगर यहां पर मैं डेवलपर टूल्स को ओपन कर लेता हूं और इसे मैं दोबारा से रिफ्रेश करता हूं, नेटवर्क टैब पर आ गया, दोबारा से नेटवर्क टैब को रिफ्रेश किया मैंने, यहां पर ये दिखाई दे रहा है ये पर्टिकुलर पहला यूआरएल। देखो स्टेटस कोड क्या है, http स्टेटस कोड है 200। हमने बात की थी स्टेटस कोड के बारे में। अगर आप में से कोई http स्टेटस कोड के बारे में अभी तुरंत जानना चाहता है डिटेल में, तो हमारा एक वीडियो है, थोड़ा पुराना है बट स्टिल वैलिड। ये सब टेक्निकल डिटेल्स बहुत पुराने टाइम से, डेकेड से चली आ रही है, अभी भी वैलिड है, आप जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। अदरवाइज हम एक लाइव फ्रेश क्लास भी आगे लेंगे। यहां पर स्टेटस कोड इस पर्टिकुलर यूआरएल का 200 दिखाई दे रहा है, यानी कि ऑल ओके, ग्रीन दिखाई दे रहा है। अगर यहीं पर मैं एक यूआरएल एक्स्ट्रा एंटर कर दूं, लेट्स से मैं यहां पर इस यूआरएल को जानबूझकर मैलफॉर्म कर देता हूं, गड़बड़ कर देता हूं। अब मैं ओपन करने की कोशिश करता हूं, मेरा यूआरएल का स्टेटस कोड क्या हो गया, 404, नॉट फाउंड, नहीं मिल रहा, रेड कलर हो गया। तो इसी तरीके से अलग अलग यूआरएल्स आपकी वेबसाइट के अलग अलग स्टेटस कोड देते हैं। इन अलग अलग स्टेटस कोड की रिपोर्ट यहां पे दिखाई दे रही है। यानी कि जब 10,500, ये देखो 10.5 से 4 हो गया अभी तुरंत हमारे बात करते करते, अगले दिन की रिपोर्ट आ गई होगी। बेसिकली डरने की जरूरत नहीं, गलत रिपोर्ट नहीं दिखाई दे रहा, ये होता रहता है। तो ये जो यहां पर 10.5 10.4 थाउजेंड रिक्वेस्ट थी,
उसका 89% ओके है, 200 है। यानी कि 89% टाइम जो भी यूआरएल रिक्वेस्ट करता है गूगल बॉट वो इस वेबसाइट का सर्वर दे रहा है, यानी कि वह सर्वर पर 404 प्रॉब्लम नहीं। 200 के नीचे आपको 304 स्टेटस कोड मिल रहा है, 404 मिल रहा है। 304 का मतलब कि इस यूआरएल में कोई चेंज नहीं हुआ है। 304 स्टेटस कोड तभी आ जाता है जब किसी पेज में कोई चेंज नहीं होता है, तो ब्राउजर या सर्वर बताता है बेसिकली कि भाई इस यूआरएल में कोई चेंज नहीं हुआ है, 304, इसको दोबारा से क्रॉल करने की जरूरत नहीं है। 404 यानी कि वो एसेट नहीं है। अब ये 404 इस 404 के जैसा नहीं है। जब हम यहां पर इंडेक्सिंग में देख रहे थे अलग अलग नॉट इंडेक्स वाले रीजंस को, तो यहां पर भी 404 है। ये यहां पर इस प्रॉपर्टी में नहीं दिखाई दे रहा है। अगर मैं delibelly.site को ओपन करता हूं तो यहां पर 404 दिखाई दे रहा है, राइट। लेकिन ये 404 उस क्रॉल स्टैट्स वाले 404 जैसा नहीं है। क्यों? क्योंकि यहां पर जो दिखाई दे रहा है इंडेक्सिंग वाले सेक्शन में, वो दिखाई दे रहा है हमको HTML URL का 404। अगर आपका कोई CSS वाला URL 404 है, या फिर अगर आपका कोई दूसरा और एसेट वाला URL 404 स्टेटस कोड दे रहा है, यानी कि वो अवेलेबल नहीं है, तो वो यहां पर नहीं दिखाई देगा, वो दिखाई देगा यहां पर। ठीक है, हम एक बार फिर से इस पूरी डिटेल अंदर रिपोर्ट के अंदर आते हैं और यहां पर आपको नीचे दिखाई देगा ये 404% दिखाई दे रहा है। तो आपको हमेशा ये कोशिश करनी है कि आपकी वेबसाइट के 404 जो है इस सेक्शन में क्रॉल स्टैट्स रिपोर्ट के अंदर ये 10% से ऊपर नहीं होने चाहिए। अगर 10% से ऊपर 404 यहां पर दिखाई दे रहा है तो आपकी वेबसाइट टेक्निकल प्रॉब्लम में है। अगर आप खुद फिगर आउट नहीं कर सकते हैं तो आपको कंसल्टेंट हायर करने की जरूरत है। बट यहां पर 404 का जो नंबर है वो 10% से ऊपर नहीं होना चाहिए, सिंगल डिजिट में रखना है, 9% या लो। ओके अब आप कहेंगे कि जब हम इंडेक्सिंग रिपोर्ट के अंदर देख रहे थे वहां पर मैंने बोला 404 प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज वो HTML पेजेस के लिए। यहां पर आपकी एसेट्स रिलेटेड है। अगर ये 10% से ऊपर, इसके यानी कि आपकी वेबसाइट में बहुत सारी ब्रोकन एसेट्स हैं जो पता नहीं क्यों है वहां पर, उन्हें होना ही नहीं चाहिए, उनको प्रोवाइड ही नहीं करना चाहिए आपको, करेक्ट। सो यहां पर जो है वो हम देखते हैं। बाकी यहां पर और भी आपको कुछ स्टेटस कोड मिल सकते हैं, दे आर विद इन दी टाइमलाइन, आपको इससे ज्यादा परेशानी की होती है। यहां पर मैं हमेशा जो चीज देखता हूं वो है कि 404 का परसेंटेज कितना है। 10 से ऊपर है तो मुझे ज्यादा एनालाइज करने की जरूरत है, 10 से नीचे है इट्स फाइन। इसके अलावा यहां पर बाय फाइल टाइप है, यानी कि इस वेबसाइट पर 37% टाइम गूगल बॉट जावास्क्रिप्ट फाइल को ही विजिट कर रहा है, उन्हीं के साथ में डील कर रहा है। ये नंबर अलग अलग वेबसाइट में अलग अलग हो सकता है, स्ट्रक्चर के ऊपर डिपेंड करता है, यूज केस के ऊपर डिपेंड करता है। किसी फोटोग्राफर की वेबसाइट है, बहुत सारे इमेजेस हैं तो इमेजेस को ज्यादा क्रॉल करेगा, देयर इज नथिंग टू वरी अबाउट, इन मोस्ट केसेस इट डजंट डू एनीथिंग। इसके बाद पर्पस और डिस्कवरी का यहाँ पर रेशियो आ जाता है, यानी कि कितनी बार जब आपकी वेबसाइट को विजिट कर रहा है गूगल बॉट तो उसे नया कंटेंट मिल रहा है और कितनी बार सिर्फ रिफ्रेश कर रहा है, यानी कि जो पुराना कंटेंट था उसी को बार बार विजिट कर रहा है। 95% टाइम यहाँ पर पुराना ही कंटेंट विजिट कर रहा है गूगल बॉट और सिर्फ 5% टाइम नया कंटेंट उसे देखने को मिल रहा है। अगर आपकी वेबसाइट पर नया कंटेंट बहुत फास्ट स्पीड से पोस्ट किया जा रहा है और फिर भी ये परसेंटेज कम है, तो इसका मतलब है कि गूगल बॉट आपकी वेबसाइट पर क्रॉल बजट नाम के इशू को फेस कर रहा है, यानी कि आपकी वेबसाइट पर नया कंटेंट आ तो रहा है लेकिन गूगल बॉट उसे विजिट नहीं कर पा रहा है बिकॉज वो पुराने फालतू के यूआरएल्स के साथ में बिजी है। तो ऐसे केसेस में आपको अपने क्रॉल बजट के ऑप्टिमाइजेशन के ऊपर बात करनी चाहिए, सॉल्व करना चाहिए। बट अगेन आपका क्वेश्चन होगा कि क्रॉल बजट के बारे में बताइए, क्रॉल बजट क्या होता है। अगेन इस क्लास के स्कोप से बाहर जाता है, ये सारे वर्ड्स नोट करके रखते जाओ। क्रॉल बजट क्या होता है या robots.txt कैसे बनाते हैं, HTXS क्या होता है, इन सब के लिए स्पेसिफिक क्लासेस होंगी। ये सारे बहुत बड़े बड़े टॉपिक हैं, इस क्लास के अंदर नहीं हो पाएंगे और आप भटक जाओगे गूगल सर्च कंसोल से। इसके अलावा यहां पर देखो अभी कुछ गूगल बॉट के टाइप भी हैं। गूगल बॉट एक ही नहीं है, बहुत अलग अलग टाइप के गूगल बॉट गूगल ने लॉन्च कर रखे हैं और उन सभी के बारे में यहां पर आपको पता लग जाता है। बट देन अगेन दिस इज आल्सो नॉट समथिंग क्रूशियल जो आपको इमीडिएटली देखने की, ध्यान रखने की डिटेल में जरूरत हो। सो इसी के साथ क्रॉल स्टैट्स को हमने कंप्लीट कर लिया है। अभी भी गूगल सर्च कंसोल में कुछ इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, फॉर एग्जांपल यूजर एंड परमिशन है, ओनरशिप वेरिफिकेशन के बारे में बात करनी है, चेंज ऑफ एड्रेस देखना है, बल्क डेटा एक्सपोर्ट के बारे में भी मोटा मोटी बात कर लेंगे। बट अभी गूगल सर्च कंसोल में बहुत सारी चीजें इंपॉर्टेंट जिन्हें हमें कवर करना है, बट हम कवर करेंगे
अगली क्लास में, जहां पर हम गूगल सर्च कंसोल को रैप करेंगे। गूगल सर्च कंसोल में अभी भी जो ये शॉपिंग और एनहांसमेंट वाले जो ऑप्शंस हैं ये बच रहे हैं। इन्हें हम आगे जब स्कीमा डेटा को पढ़ लेंगे उसके बाद दोबारा से एक बार रिविजिट करेंगे और गूगल सर्च कंसोल को एक्चुअली में रैप करेंगे। बट तब तक के लिए गूगल सर्च कंसोल आपका खत्म हो जाएगा अगली क्लास में, और हम इस कोर्स में किसी और दूसरे टूल की तरफ बढ़ेंगे। हमें वेबसाइट को बनाना अभी सीखना है, और साथ ही हमें देखना है कि कंटेंट, बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत सारी क्वेरीज आप लोगों की कंटेंट के बारे में कॉन्स्टेंटली आ रही है कि कंटेंट हमें कैसे बनाना है, और ये सारी बातें हमें स्पेसिफिक क्लासेस में करनी होगी। सो अगली क्लास में गूगल सर्च कंसोल को रैप करते हैं और फिर इसके बाद वेबसाइट बनाने के पार्ट के ऊपर आ जाते हैं। तो मिलते हैं अगली क्लास में। एंड इस क्लास से रिलेटेड जितने भी डाउट्स हैं उन सबको नोट करके रख लो। अगले डाउट सेशन में जो संडे को होगा 3 बजे होगा, तब पूछना होगा मुझसे, ठीक है? तो चैनल को ज्वाइन करो, अगली लाइव क्लास के लिए रेडी हो जाओ। अगर आप क्वेश्चन नहीं पूछोगे तो फिर आपको इस कोर्स का पूरा फायदा नहीं मिलेगा। एक छोटा सा मिसकॉन्सेप्शन है, कोई लिंक्डइन पे पोस्ट करता है, कोई मैसेज करता है कोर्स फ्री नहीं है। कौन कह रहा है कोर्स फ्री है? मुझे बनाने में खर्च करना पड़ रहा है, अपना टाइम खर्च करना पड़ रहा है, रिसोर्सेज खर्च करने पड़ रहे हैं, और आपको सीखने में खर्च करना पड़ रहा है, तो फ्री कहां से हुआ है? जिस चीज के लिए खर्च करना पड़ता है वो फ्री नहीं होती है। इस कोर्स का पूरा फायदा उठाएं। अगली क्लास में मिलते हैं जहां पर हम गूगल सर्च कंसोल को रैप करेंगे। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग एंड कीप अटेंडिंग ऑल ऑफ द क्लासेस। थैंक यू सो मच। माय नेम इज अमित तिवारी फ्रॉम tiwari.net and I will see you next time. Take care.